हेलो प्रिय छात्रों, मैं हेमकेपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का अध्याय है 15, संविधान का निर्माण। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संविधान की दृष्टि। इसके अंतर्गत देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे आपको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह क्या था। देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव के तहत ही संविधान के कार्य को आगे बढ़ाया गया और इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को यहाँ पर न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था प्रस्ताव के अंतर्गत। इसमें आगे बात करते हैं। इस प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों, दलित व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान भी किए गए थे। फिर उसके पश्चात नेहरू जी ने भाषण दिया और भाषण के अंतर्गत नेहरू जी ने यहाँ पर एक जो मुख्य बात ये कही कि हम अपने संविधान में जो भी बातें, जो भी प्रावधान या जो सिद्धांत यहाँ पर जोड़ेंगे वह किसी अन्य देश से नकल नहीं कर सकते। हम उनको यहाँ पर देखेंगे कि वह प्रावधान या सिद्धांत या नियम कानून जो हम अन्य जगह से स्वीकार करेंगे वह कितने हमारे देश की जनता को स्वीकार्य हैं या हमारे देश के जनता के स्वभाव के अनुरूप हैं, वह कितने हमारे यहाँ पर रचनात्मक रूप से हमारे लिए फिट हैं। तो उन सब चीजों को ही ध्यान में रखकर अन्य देशों से ली गई चीजों को, प्रावधानों को, सिद्धांतों को ग्रहण किया जाएगा। आगे देखते हैं। लोगों की इच्छा क्या थी। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चा पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शहंशाह दिखाई देता था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी जी एक बात कह रहे हैं कि जो संविधान सभा है ये इस पर औपनिवेशिक शासन का छाया या औपनिवेशिक शासन का प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको निर्माण करने में जो संविधान सभा तैयार की गई थी उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन का प्रभाव दिखाई दिया। फिर उन्होंने कहा, सभी सदस्यों से कहा और भारतीय जनता को से आग्रह किया कि वह साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रावधान लाए जाएं, जो भी सिद्धांत लाए जाएं, जो भी प्रस्ताव लाए जाएं, वह सभी प्रस्ताव साम्राज्यवादी विचारधारा से अलग होने चाहिए। आगे कहा, नेहरू जी ने कहा कि सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है। यानी कि जो भी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं वह सभी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नियुक्त होकर आए हैं और सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। उनके पास जनता की ताकत है। हम आगे बोलते हैं, हम उतनी ही दूरी तय करेंगे जितनी दूरी लोग हमें ले जाना चाहेंगे। यानी कि जनता जिस भी प्रस्ताव के लिए जनता सहमति देगी वही प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जाएगा, फिर वह चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो। यानी कि यहाँ पर क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता का जो निर्णय है वही सर्वोपरि रखा जाएगा। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समाज तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर से जुड़ चुके थे। यानी कि शुरुआत से 19वीं सदी की शुरुआत से ही हम यहाँ पर यह देखते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग होती आई है। सामाजिक सुधार कार्य किए गए हैं। लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी यहाँ पर लगातार मांग होती आई है और भारत में इन सभी कार्यों के लिए लगातार सामाजिक संघर्ष लगातार होते आए हैं।
हम देखते हैं कि 19वीं सदी से ही यहाँ पर बाल विवाह का विरोध किया गया, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवक्ता थे जितने भी, उनके द्वारा यहाँ पर बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा विवाह का समर्थन किया गया और सामाजिक न्याय की बात की गई। और जो ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया और कम्युनिस्ट एवं सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जूझ रहे थे। अब यहाँ पर यह कहा गया कि जो हमारे संविधान सभा में जो भी आदर्श रखे जा रहे हैं, उन आदर्शों की मांग प्रारंभ से ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के द्वारा लगातार करते आए हैं। और उन आदर्शों को हम यहाँ पर संविधान में जोड़ेंगे, क्योंकि वही आदर्श यहाँ की जनता की मांग थी। देखिए, बाल विवाह का विरोध था, क्योंकि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई थी। इसी प्रकार से विधवा विवाह का समर्थन किया गया, क्योंकि विधवाओं के साथ में जो अन्याय किया जाता था, वह भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी। सामाजिक न्याय की बात की गई। ज्योतिबा फुले जी के द्वारा दलित जातियों की जो पीड़ा थी, उसका सवाल उठाया गया, उसको संरक्षण दिया गया और हमारे संविधान में उन सब चीजों का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया। कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों ने मजदूर और किसानों को एकजुट करने का कार्य 19वीं सदी के प्रारंभ से ही करते आए हैं और उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने की बात करते आए हैं। तो उन आदर्शों को भी यहाँ पर संविधान में रखा गया, लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जिस कल्पना की बात कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस कल्पना की बात कर रहे थे, वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। आगे बात करते हैं अधिकारों का निर्धारण। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में किस किस प्रकार के अधिकार, कैसे अधिकार दिए जाएं, उसको किस प्रकार से निर्धारण किया जाए, यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात की जाएगी कि नागरिकों के अधिकार किस तरह के निर्धारित किए जाएं, क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए, अल्पसंख्यकों को के क्या अधिकार हों, वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, और संविधान सभा के सभी सदस्यों किस एक बात पर सहमत नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें अधिकारों की, बात करें कि नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाएं। उनका जो उत्पीड़ित जो समाज था, उत्पीड़ित जो समूह थे, उनको विशेष अधिकार किस प्रकार से मिलने चाहिए, उनके लिए क्या किया जाए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या अधिकार होने चाहिए, वास्तव में अल्पसंख्यक किसको माना जाए। तो यहाँ पर अधिकारों की बात की। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि संविधान सभा के सभी सदस्य किसी एक बात पर सहमत, क्योंकि जितने भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते थे, उन प्रस्तावों पर कहीं पर भी एक सहमति बनती हुई दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, विभिन्न वर्गों से, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे, विभिन्न राजनीतिक दलों से आए थे और सबकी अपने अपनी मांगे थी, अपने अपनी विचारधारा थी और उन विचारधाराओं में कहीं पर एक सहमति बनती हुई दिखाई नहीं देती थी। इसलिए ये पता था कि भाई हमारा जो देश है, वे विविधताओं से भरा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जाए। नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया। नेहरू जी ने कहा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जनता के बारे में सोचना होगा कि जनता जो चाहेगी वही यहाँ पर कार्य किया जाएगा। संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षा और भावनाओं को पूरा करना होगा। संविधान का निर्माण, अब यहाँ पर आगे है, अगला टॉपिक हमारा इसके अंतर्गत है पृथक निर्वाचिका की समस्या। अब यहाँ पर पृथक निर्वाचिका की समस्या कि पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई संविधान सभा के अंतर्गत। तो पृथक निर्वाचिका का मतलब ये था, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं, पृथक निर्वाचिका क्या थी। तो पृथक निर्वाचिका का अर्थ ये था कि किसी विशेष समुदाय को अलग से निर्वाचन लड़ने के लिए उसके लिए आरक्षण की यानी अलग सीटों का निर्धारण कर दिया जाए। जैसे मुस्लिम थे तो मुस्लिमों को के लिए सिर्फ मुसलमान ही वहां पर मत देंगे और उनके लिए अलग से एक निर्वाचिका तैयार की जाए। इसकी मांग संविधान सभा के अंतर्गत की गई। देखिए, इसके बारे में समझते हैं। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने
पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। यहाँ पर इन्होंने एक भाषण दिया। इन्होंने कहा कि पी पोकर बहादुर ने कहा कि भाई पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए। अब जब इन्होंने ये बात कही, बहादुर ने अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक ढांचे में अलग से हिस्सेदारी चाहते थे। ये कहते, इनका मानना था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए इस राजनीतिक ढांचे में एक अलग से हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब पी के बहादुर ने बी पोकर बहादुर ने यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग से राजनीतिक ढांचे में पृथक निर्वाचिका की बात कही, तो उस पर बहुत सारे जितने राष्ट्रवादी थे वह भड़क गए और विभिन्न प्रकार के उन्होंने तर्क दिए कि यह व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने की अंग्रेजों की एक चाल थी। यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्रवादी थे, जब उन्होंने बात कही कि भाई ये पृथक निर्वाचिका की जो व्यवस्था है यह बहुत गलत व्यवस्था है और इसके द्वारा यह जो एक अंग्रेजों की चाल थी और जिससे यहाँ पर समाज पूरी तरह से बट गया था। आर.बी. धुलेकर ने कहा, अंग्रेजों के संरक्षण में या अंग्रेजों के संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने संरक्षण के नाम पर एक खेल खेला और इसकी आड़ में अल्पसंख्यक को फुसला दिया। यहाँ पर यह कहने का अभिप्राय यह है कि पृथक निर्वाचिका की जो व्यवस्था थी वह अंग्रेजों के द्वारा एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी जिससे यहाँ पर समाज में फूट पड़ गई थी। फूट डालने का काम किया। ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक हथियार था ये कह सकते हैं। फूट डालो और राज करो की जो नीति थी अंग्रेजी की, उसका एक हथियार था पृथक निर्वाचिका। और अब हम इसको दोबारा से अपने संविधान में इसको लागू नहीं कराएंगे, यहाँ पर कहा, क्योंकि इस पृथक निर्वाचिका के द्वारा ही अंग्रेज संरक्षण के बहाना लगाकर यानी संरक्षण के सहारे एक खेल खेल रहे थे और जो अल्पसंख्यक होते थे उनको वह फुसलाते रहते थे, यानी कि बहकाते रहते थे। अब यहाँ पर राष्ट्रवादी नेताओं को पृथक निर्वाचिका से लगातार इन्होंने बताया कि जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनको लगता था कि पृथक निर्वाचिका व्यवस्था से लगातार देश में गृह युद्ध, दंगे और हिंसा की आशंका दिखाई दी कि अगर पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था रहेगी तो देश के अंदर लगातार यहाँ पर हमेशा गृह युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, दंगे होते रहेंगे, हिंसा होती रहेगी और एक तरह से यहाँ पर ये देश के अंदर फिर दोबारा से यहाँ अव्यवस्था फैलती रहेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की राजनीति में समा गया है और जो ये यानी कि जो मांग उठ रही है ये पहले से ही घुले हुए विष का एक अंश है। यानी कि जो हम यहाँ पर ये कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कि जो पृथक निर्वाचिका की जो व्यवस्था है, जो इसकी मांग है, ये एक विष है और जो अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ से ही घोला गया था। उनका मानना था कि इस व्यवस्था से देश को भिड़ा दिया, इस व्यवस्था ने देश को भिड़ा दिया और रक्तपात को जन्म दिया, देश की विभाजन का कारण बनी। यही जो पृथक निर्वाचिका व्यवस्था है इसी के कारण आज देश का विभाजन हुआ है, ठीक है, और इसी के कारण देश के अंदर रक्तपात हुआ है और जितने भी समुदाय जो आपस में लड़े हैं वह इस पृथक निर्वाचिका के कारण ही लड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, क्या तुम इस देश को चाहते हो या नहीं, इस मांग को फौरन छोड़ दो। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो या नहीं, आप अगर ये मांग करते हो तो इस मांग को आप फौरन छोड़ दें। अब पृथक निर्वाचिका की समस्या पर ही गोविंद वल्लभ पंत जी ने अपने विचार थे। उनका विचार यह था कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी घातक है। यह मांग अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी और उन्हें कमजोर बना देगी। शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। यदि अगर अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था दे दी जाए
तो जो यहाँ पर हमारा भारतीय जो शासन होगा उसमें उनको प्रभावशाली हिस्सेदारी भी नहीं मिल पाएगी। सभी दलीलों के पीछे एक ही विचारधारा काम कर रही थी कि एकीकृत राज्य का निर्माण हो, यानी कि हमारा एक संघ हो, भारतीय संघ हो, और एकीकृत राज्य निर्माण की चिंता पर काम कर रहे थे। किस प्रकार से एकीकृत राज्य हो, क्योंकि अगर यहाँ पर पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था कर दी जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद फिर यहाँ पर अलग से देश को विखंडित करने की बातें भी होने लगेंगी, और यहाँ पर एक अखंड भारत यानी कि संघीय भारत का निर्माण करने की जो परिकल्पना थी उसको उस पर ये बाधा उत्पन्न यहाँ होती हुई दिखाई दे रही थी। राजनीतिक एकता राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के ढांचे में ढालना होगा। यानी कि यहाँ पर कहा कि एक तो राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के राज्य के जो मतलब एक ढांचा है उसमें उनको ढलना होगा। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित होना होगा, यहाँ पर ये कहा। और संविधान नागरिकों अधिकार देगा, और जो हमारा संविधान है, संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, और नागरिकों को भी यह उनका कार्य होगा कि वह भी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देंगे। यहाँ पर ये कहा गया, जहां पर एक और नागरिकों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, वहीं नागरिकों का कर्तव्य बनता है वह भी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा का वचन दें। गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा, हम सब नागरिकों के रूप में उन्होंने कहा कि हम सब नागरिकों के रूप में नहीं सोचते, हम समुदाय के रूप में सोचते हैं, जबकि नागरिक सामाजिक पिरामिड का आधार भी है और उसकी चोटी पर भी नागरिक होता है। तो हमें नागरिक के रूप में सोचना चाहिए, न कि समुदाय के रूप में। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थक नहीं थे। जिस समय पृथक निर्वाचिका की मांग हो रही थी तो हम कहते हैं कि सभी मुसलमान पृथक निर्वाचिका की मांग नहीं कर रहे थे। जैसे कि उदाहरण से बताते हैं कि बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका से अल्पसंख्यक समुदाय बहुसमुदाय से कट जाएगा। आगे, संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का मानना था कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों हितों के खिलाफ जाता है और इसके बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। तो यानी कि पृथक निर्वाचिका से जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह समाज की मुख्य धारा से भी फट अलग हो जाएगा और शासन और प्रशासन की मुख्य धारा से भी अलग हो जाएगा और उनको यहाँ पर पूर्णतः हानि ही होगी। और यदि उनको पृथक निर्वाचक की व्यवस्था न देकर के सामान्य धारा में जोड़ा जाए तो वह शासन की मुख्य धारा से जुड़े हुए रहेंगे और एक लोकतंत्र की मुख्य आवाज यहाँ पर रहेंगे। अब ये हमारा टॉपिक हो चुका है। आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वह इस प्रकार से हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, ये क्वेश्चन आपको लिखना है प्रिय छात्राओं। और अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचिका पर संविधान सदस्यों के क्या विचार थे। पृथक निर्वाचिका पर संविधान सदस्यों के क्या विचार थे, तो इसमें हम बताएंगे यहाँ पर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या विचार दिए गए और बहादुर के द्वारा क्या विचार दिए गए, यहाँ पर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा क्या विचार दिए गए, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा क्या विचार दिए गए, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो प्रिय छात्रों, आप इन दोनों टॉपिक को तैयार कर लें और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में इनको लिखें। धन्यवाद।